आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 23। कह रहा है किसी दिक स्थान पर, दिक स्थान का मतलब खाली जगह, फ्री स्पेस पर एक स्वेच्छ गति के लिए निम्नलिखित संबंध में से कौन सा सत्य है। स्वेच्छ गति मतलब खुद अपनी स्वेच्छा से कोई गति हो रही है, तो उसके लिए देखिए 5 विकल्प दिए गए हैं। तो कह रहा है इनमें से कौन सा सत्य है, हमको सत्य बताना। और नीचे दिया गया है जो 4 ऑप्शन है, इसमें T1 T2 जो है, तो कह रहा है यहाँ औसत का आशय समय अंतराल T1 व T2 से संबंधित भौतिक राशि के औसत मान से है। तो यहाँ पर जो औसत लिखा गया है, तो इस औसत का मतलब जो समय अंतराल है यानी T1 T2 के बीच जो अंतर है, तो उस भौतिक राशि के औसत मान से लिया गया है। इस औसत का मतलब ये है, ये हमको क्वेश्चन में बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो v औसत का मतलब वेग, तो वेग बराबर क्या होता था हमारा, विस्थापन बटे समय अंतर होता था, यानी विस्थापन में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन अपान अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो देखिए v औसत मतलब अंतिम विस्थापन T2 समय तक जो वस्तु चली माइनस प्रारंभिक विस्थापन मतलब T1 समय तक जो चली अपान T2 अंतिम समय माइनस T1 प्रारंभिक समय। तो ये हमारा सही है ये हमारा सही है। अब इसी तरह इसको देखते हैं। औसत त्वरण अगर हम निकालें तो औसत त्वरण क्या होता था, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते थे, यानी वेग का परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन में अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो यहाँ पर देखिए अंतिम समय है T2, तो ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो ये दोनों संबंध हमारे B और E दिक स्थान पर स्वेच्छ गति यानी स्पॉन्टेनियस मोशन यानी अपने से जो गति कर रहे हैं उसके लिए सही है। अब अन्य विकल्प देखते हैं। देखिए v औसत, तो ये हमारा गलत है क्योंकि आधा कर दिया है VT2 T1 प्लस VT2, ये गलत है तो हमारा। और VT बराबर V0 प्लस AT लिखा है यहाँ पर, तो ये हमारा एक सरल रेखा में एक समान गति से त्वरण के लिए फार्मूला है। तो सरल रेखा में दिक स्थान का मतलब खाली जगह पर त्रिविमीय गति होगी, 3 डायमेंशनल, सरल रेखा में नहीं होगी। यहाँ पर देखिए RT बराबर R0 प्लस V0T प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये भी गलत है। यह भी सरल रेखा में गति का समीकरण है। यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखते थे, तो सरल रेखा में गति के लिए एक समान त्वरण जब हो, तो ये हमारा B और E सही हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये एक समान त्वरित गति के लिए सत्य है, तो एक समान भी है और दिक स्थान पर है। ये सरल रेखा के लिए, ये सरल रेखा के लिए है, ये सरल रेखा के लिए, तो B और E हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाली बुक में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला वाला गलत है। देखिए ये v औसत बराबर हाफ VT1 प्लस VT2 दिया गया है, तो ये गलत है। गलत क्यों है उसको बता रहा है। तो देखिए फॉल्स मतलब गलत है, क्योंकि इट इज गिवन दैट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज आर्बिटरी। ये जो बता रहा है वो मोशन तो स्वैच्छ है, आर्बिटरी का मतलब स्वैच्छ और स्पेस का मतलब खाली जगह। तो मोशन तो अपने से हो रहा है स्वेच्छा से। Therefore the average velocity of the particle cannot be given by this equation। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो औसत वेग हम निकालना चाहते हैं वो उस समीकरण से जो क्वेश्चन में दिया गया है उससे नहीं निकाला जा सकता। अब देखिए v औसत बराबर RT2 माइनस RT1 अपान T2 माइनस T1, ये सही है। सही क्यों है इसको भी बता दे रहा है। द आर्बिटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। जो स्वैच्छ गति है पार्टिकल की
उसको इस इक्वेशन द्वारा दिखाया जा सकता है, इसलिए ये सही है। अब देखिए तीसरा vt बराबर v0 प्लस at, ये हमारा गलत है। गलत क्यों है इसको देख लेते हैं। तो देखिए फॉल्स से मतलब गलत है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज आर्बिटरी। दो मोशन यानी वस्तु का वेग है या कण का वेग है वो तो स्वैच्छ है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल में बी नॉन यूनिफॉर्म। जो पार्टिकल का त्वरण है, एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण, वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, मे बी या मे आल्सो बी नॉन यूनिफॉर्म। मतलब एक समान त्वरण के साथ साथ असमान त्वरण भी हो सकता है। उस फार्मूले को भी वो बता सकता है। मतलब असमान त्वरण के लिए भी वो फार्मूला सही है। हेंस दिस इक्वेशन कैन नॉट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन स्पेस। इसलिए फ्री जगह पर, खाली जगह पर ये वस्तु के वेग को नहीं बताएगा। अगला देखते हैं, ये RT बराबर R0 प्लस V0t प्लस ऑफ AT स्क्वायर। ये भी हमारा गलत है, और गलत क्यों है इसको हम देख लेते हैं। तो कह रहा है फॉल्स यानी गलत है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज आर्बिटरी। जो पार्टिकल का मोशन है वो तो स्वतंत्र है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल में आल्सो भी नॉन यूनिफॉर्म। जो पार्टिकल है उसका जो त्वरण है वो में आल्सो भी नॉन यूनिफॉर्म, मतलब असमान त्वरण भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि समान त्वरण के लिए ही हो। हेंस दिस इक्वेशन कैन नॉट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस। इसलिए यह समीकरण भी खाली जगह में या फ्री स्पेस में या अंतरिक्ष में वस्तु के वेग को नहीं व्यक्त करेगा। अगला देखते हैं, ये देखिए v औसत बराबर तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन में अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। ये हमारा सही है। क्यों सही है देखिए, ट्रू। द आर्बिटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। जो स्वतंत्र मोशन है वस्तु का वो इस इक्वेशन यानी समीकरण द्वारा बताया जा सकता है। तो क्यों कौन सा सही है, क्यों कौन सा गलत है, हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा कारण एवं उदाहरण सहित बताइए कि क्या यह सत्य है या असत्य है। अब देखिए कह रहा है अदिश वो राशि है जो किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है। बी कभी ऋणात्मक नहीं होती। सी बीमाहीन होती है। डी कह रहा है किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच नहीं बदलती। उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न क्यों ना हो। अभिविन्यास मतलब ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब खाली जगह यानी अंतरिक्ष में या खाली स्थान में वस्तु एक्स वाई जेड एक्सिस में किस तरह है उसे अभिविन्यास कहते हैं। तो पहला हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है। तो कह रहा है कि सदिश राशि अदिश वो राशि है जो किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है। तो ये देखें हमारी गलत बात है, क्योंकि ऐसी अनेक अदिश राशियां हैं जो किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती हैं। उदाहरण क्या है, जैसे ऊर्जा एक अदिश राशि है, परंतु यह एक अप्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित नहीं रहती। अप्रत्यास्थ का मतलब जो कठोर ना हो, टकराने के बाद उनकी ऊर्जा कुछ खर्च हो जाए। जैसे मिट्टी है, गीली मिट्टी है, उसकी गोली बना लिया जाए और आपस में टकराए दोनों, एक गोली को दूसरे के ऊपर फेंका जाए, तो चूंकि वो गीली मिट्टी है इसलिए वो अप्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब बिना ऊर्जा का नुकसान हुए वस्तु वापस लौट आए। जैसे लोहे की या स्टील की दो गोलियों को टकराया जाए तो ये प्रत्यास्थ टक्कर होगी। तो अप्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। तो ये कहना गलत है कि अदिश राशि हमेशा संरक्षित रहती है। अगला क्या कह रहा है,
कह रहा है कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये भी हमारा असत्य है, क्योंकि कुछ अदिश राशियां ऋणात्मक भी हो सकती हैं। उदाहरण के स्वरूप में जैसे ताप एक अदिश राशि है, परंतु यह ऋणात्मक भी हो सकती है, जैसे -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -33 डिग्री सेंटीग्रेड आदि। ठंडी का सीजन आता है तो हम लोग बोलते नहीं कि टेम्परेचर माइनस में चला गया, तो वही तापमान निगेटिव हो सकता है, जबकि तापमान अदिश राशि है। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है विमाहीन होती हैं, तो ये भी असत्य है। असत्य, क्योंकि अनेकों अदिश राशियों की बीमाएं होती हैं, जैसे द्रव्यमान की बीमा होती है किलोग्राम, घनत्व की बीमा होती है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो किलोग्राम बटे लीटर क्यूब हो जाएगा। चाल की बीमा होती है मीटर प्रति सेकंड, दाब की बीमा होती है जैसे पास्कल आदि सभी की बीमाएं होती हैं। अब देखिए डी में क्या कह रहा है, डी में कह रहा है कि किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच नहीं बदलती हैं, ये भी असत्य है, क्योंकि कुछ अदिश राशियां किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच बदल जाती हैं। जैसे घनत्व है बदल जाता है, क्योंकि द्रव्यमान बटे आयतन होता है। एक स्थान पर किसी वस्तु का आयतन दूसरा हो सकता है, दूसरे स्थान पर दूसरा, तो घनत्व बदल जाता है। ताप भी बदल जाता है, एक स्थान पर दूसरा तापमान है, दूसरे स्थान पर दूसरा। आवेश, घनत्व आदि अंतरिक्ष में एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये भी कहना गलत है कि अदिश राशियां एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर नहीं बदलती। अब देखिए ई वाला क्या कह रहा है, उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती हैं, चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न क्यों ना हो। ये देखिए सत्य है, क्योंकि अक्षों के अभिविन्यास परिवर्तन का अदिश राशियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे द्रव्यमान, घनत्व आदि अक्षों के अभिविन्यास से स्वतंत्र रहते हैं। तो एक्सिस बदल दिया जाए, जैसे x की जगह y एक्सिस ले लिया जाए या y की जगह z एक्सिस ले लिया जाए, तो ओरिएंटेशन बदल देने पर अदिश राशियों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ई वाला हमारा सही है, बाकी सब गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है कोई वायुयान पृथ्वी से 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन बिंदु पर वायुयान की 10 सेकंड की दूरी की स्थितियां 30 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो वायुयान की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए फिगर में बता दिया है कि मान लीजिए बिंदु O है जो पृथ्वी पर है, और यहाँ से 3400 मीटर ऊंचा A बिंदु है, यहाँ पर वायुयान है। अब कह रहा है कि 10 सेकंड बाद मान लो A से B पर पहुंच गया और कोण 30 डिग्री का हो गया। तो देखिए 30 डिग्री का कोण बना दिया गया और B पॉइंट पर ये लाइन बता रही है कि यहाँ से अब वायुयान यहाँ पर हो गया, तो इस लाइन को मिला दिया गया। ये कोण हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये परिणामी अगर निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लग जाएगी। तो हमसे पूछ क्या रहा है, वायुयान की चाल पूछ रहा है। तो देखिए माना कि समय t बराबर 0 पर स्थित A तथा समय t बराबर 10 सेकंड पर स्थित B है। मतलब 0 सेकंड पर वायुयान A पर है और 10 सेकंड बाद वायुयान B पर है। तो दिया है कोण AOB बराबर 30 डिग्री। AOB देखिए जो बीच में हो वही कोण माना जाता है। तो अगर इस कोण को दिखाना है तो इस O को बीच में रखना है। तो कैसे कहेंगे, AOB या BOA भी कह सकते हैं। तो AOB बराबर 30 डिग्री तथा वायुयान की पृथ्वी से ऊंचाई h बराबर 3400 मीटर। अब समकोण त्रिभुज AOAB के लिए, अब OAB मतलब इस कोण की बात कर रहा है। अब देखिए कोण 90 डिग्री है, इसीलिए समकोण कह रहा है। तो समकोण के लिए तो कोण OAB के लिए क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर, अब ये कोण लिया जा रहा है, तो अगर हम ये कोण लेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री लिख रहा है, इसका मतलब ये कोण है। तो हमने बताया था कि कोण के साथ जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो विकर्ण होती है, जिसको डायगोनल भी बोलते हैं,
और उससे सटी हुई भुजा आधार होती है और सामने वाली लंब होती है। जो लंबवत होती है वो लंब होती है। तो अगर हम इस कोण की बात करें तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब AB है अपान आधार OA है। तो AB बराबर OA tan 30 डिग्री हो जाएगा। OA हमको दिया है 3400 गुणे tan 30 का मान 1/√3, तो ये आ जाएगा 3400 बटे 1.732। तो वायुयान की चाल बराबर अब देखिए AB भुजा आ गई, ये AB ये भुजा हमको प्राप्त हो गई और A से B ये हमारा एक तरह से विस्थापन हो गया A से B तक, और समय हमको दिया गया है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, या वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो ये दूरी बटे समय कर देंगे तो वायुयान की चाल आ जाएगी। तो वायुयान की चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लगा समय। तो तय की गई दूरी हमारी इतनी है, A से B तक गया है, तो AB और लगा समय बटे समय, तो 1/10 हो जाएगा, क्योंकि 10 सेकंड का समय लग रहा है। ये देखिए 10 सेकंड का समय लग रहा है, तो बटे 10 कर दिया तो आ गया 196.30 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, क्या दिक् स्थान यानी खाली जगह में या फ्री स्पेस में इसकी कोई स्थिति होती है? क्या यह समय के साथ परिवर्तित हो सकता है? क्या दिक् स्थान में भिन्न स्थानों पर दो बराबर सदिशों A व B का समान भौतिक प्रभाव अवश्य पड़ेगा? अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण दीजिए। तो अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण देना। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है किसी सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। सदिश में परिमाण दिशा दोनों होते हैं, हमको पता है। कह रहा है क्या दिक् स्थान यानी खाली जगह में इसकी कोई स्थिति होती है? अगला पूछ रहा है कि क्या यह समय के साथ परिवर्तित होता है? अगला पूछ रहा है क्या दिक् स्थान में भिन्न स्थानों पर दो बराबर सदिशों A व B का समान भौतिक प्रभाव अवश्य पड़ेगा? अगला कह रहा है अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण दीजिए। तो देखिए सामान्यतः एक सदिश की दिक् स्थान में कोई निश्चित स्थिति नहीं होती है, क्योंकि सदिश को दिक् स्थान में कहीं भी उसकी समांतर दिशा में विस्थापित करने पर वो अपरिवर्तित रहता है। तो जैसा हम पीछे पढ़े हैं कि समांतर अगर खिसका दिया जाए वेक्टर तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए कह रहा है कि दिक् स्थान में उसकी कोई स्थिति निश्चित नहीं होती, क्योंकि सदिश को दिक् स्थान में कहीं भी उसकी समांतर दिशा में विस्थापित कर देने पर वो अपरिवर्तित रहता है, जबकि स्थित सदिश की दिक् स्थान में एक निश्चित स्थिति होती है। अब देखिए सदिश को दिक् स्थान में कहीं खिसकाया जा सकता है, उसकी कोई स्थिति निश्चित नहीं होती। लेकिन अगर हम स्थित सदिश की बात करें, पोजीशन वेक्टर की बात करें, तो दिक् स्थान में निश्चित स्थिति उसकी होती है। ये बात ध्यान देना है। हाँ, एक सदिश समय के साथ परिवर्तित हो सकता है, जैसे एक त्वरित वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। तो वेग जो है सदिश राशि है, लेकिन फिर भी परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि त्वरण है। त्वरण होगा तो वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, और वेग सदिश राशि है, जबकि परिवर्तित हो रहा है। अगला क्या है? दिक् स्थान में भिन्न स्थानों पर दो बराबर सदिशों A तथा B का समान भौतिक प्रभाव होना आवश्यक नहीं। जैसे 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 100 न्यूटन का बल भिन्न स्थितियों जैसे पृथ्वी तथा चंद्रमा में भिन्न भिन्न प्रभाव उत्पन्न करता है। तो चूंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, पृथ्वी पर जी का मान अलग है, चंद्रमा पर जी का मान अलग है, इसलिए बल अलग अलग हो जाएगा, जबकि द्रव्यमान वही है। तो यही कह रहे हैं कि 5 किलोग्राम की वस्तु पर अगर 100 न्यूटन का बल लगाया जाए तो भिन्न स्थितियों जैसे पृथ्वी और चंद्रमा में इसका प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। तो अगर कोई सदिश है, उस पर कोई भौतिक राशि का प्रयोग हो रहा है, तो प्रभाव भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न होगा। तो दिक् स्थान में भिन्न स्थानों पर दो बराबर सदिशों A तथा B का मान समान भौतिक प्रभाव होना आवश्यक नहीं है। जैसे 100 न्यूटन का बल लगाया जाए अगर, तो बल हमारा सदिश राशि है और द्रव्यमान अदिश राशि है, तो सदिश का उपयोग अदिश में किया जा रहा है, तो 100 न्यूटन ही सेम रहे।
लेकिन अगर स्थिति बदल दी जाए चंद्रमा और पृथ्वी तो प्रभाव भिन्न भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। क्या इसका यह तात्पर्य है कि कोई राशि जिसका परिमाण व दिशा हो वो अवश्य ही सदिश होगी? किसी वस्तु के घूर्णन की व्याख्या घूर्णन अक्ष की दिशा और अक्ष के परितः घूर्णन कोण द्वारा की जा सकती है। क्या इसका यह अर्थ है कि कोई भी घूर्णन एक सदिश है? तो पहले इसको समझते हैं कि किसी सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि कोई दिशा राशि जिसका परिमाण व दिशा हो सदिश अवश्य ही होगी? तो देखिए, कोई राशि जिसका परिमाण व दिशा हो वो अवश्य ही सदिश हो यह आवश्यक नहीं है। किसी राशि के सदिश होने के लिए आवश्यक है कि उसका परिमाण व दिशा हो तथा वो सदिश योग के नियम का पालन करती हो। तो इसीलिए जब आप परिभाषा लिखते हैं तो हम बताते हैं, बार बार टोकते हैं कि सदिश का मतलब ये नहीं कि जिसमें दिशा और परिमाण हो, सदिश नियम का पालन भी करे। उसे कैसे जोड़ना है, घटाना है, तो उस नियम का भी पालन करे तभी सदिश होगी। आगे क्या कह रहा है? किसी वस्तु के घूर्णन की व्याख्या घूर्णन अक्ष की दिशा और अक्ष के परितः घूर्णन कोण द्वारा की जा सकती है। क्या इसका यह अर्थ है कि कोई भी घूर्णन एक सदिश है? आप देखिए, किसी वस्तु का किसी अक्ष के परितः निश्चित घूर्णन एक सदिश नहीं है, जबकि इसमें परिमाण व दिशा दोनों हैं, परंतु यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, जबकि अति सूक्ष्म घूर्णन एक सदिश है क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन करता है। तो देखिए, दिशा भी से एक ही दिशा है, मतलब दिशा भी है उसमें घूर्णन में और परिमाण भी है, लेकिन फिर भी वो सदिश नहीं है क्योंकि सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। सदिश योग का नियम का पालन भी करना चाहिए तभी सदिश होगा। जरूरी नहीं कि वेग, परिमाण और दिशा दोनों हो तो सदिश हो जाए। सदिश नियम का, योग के नियम का पालन भी करना चाहिए। लेकिन कह रहा है अगर अति सूक्ष्म घूर्णन है तो ये सदिश होगा क्योंकि यह सदिश के योग के नियम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या आप निम्नलिखित के साथ कोई सदिश संबंध कर सकते हैं? पहला क्या है? किसी लूप में मोड़ी गई तार की लंबाई। तो देखिए, एक एक करते हैं। कह रहा है क्या आप निम्नलिखित के साथ कोई सदिश संबंध कर सकते हैं, मतलब सदिश को संबंधित बना सकते हैं। किसी लूप में मोड़ी गई तार की लंबाई, तो नहीं, किसी लूप में मोड़ी गई तार की लंबाई के साथ हम कोई सदिश संबंध नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। तार जो मोड़ी जा रही है इसकी कोई दिशा ही नहीं, ऐसे ऐसे मोड़ दिया जाता है, तो हम कैसे सदिश को संबंध कर सकते हैं? तो ये गलत हो गया, नहीं कर सकते। दूसरा कह रहा है किसी समतल क्षेत्र में तो इसमें कर सकते हैं। किसी समतल क्षेत्र के साथ एक सदिश संबद्ध किया जा सकता है जिसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसकी दिशा समतल क्षेत्र पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। तो क्षेत्रफल देखिए सदिश है, क्षेत्रफल सदिश को संबद्ध किया जा सकता है क्योंकि समतल में जो क्षेत्रफल है उसमें जो दिशा है वो बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। आगे कह रहा है किसी गोले के साथ सदिश को संबद्ध कर सकते हैं कि नहीं? तो हम किसी गोले के आयतन के साथ एक सदिश संबद्ध नहीं कर सकते हैं, परंतु हम किसी गोले के क्षेत्रफल के साथ एक सदिश संबद्ध कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्षेत्रफल सदिश है क्योंकि इसकी दिशा बाहर की ओर लंबवत होती है जबकि आयतन अदिश है। तो क्षेत्रफल के साथ, गोले के क्षेत्रफल के साथ सदिश को संबद्ध कर सकते हैं जबकि आयतन के साथ नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोई गोली क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर दागी गई है और वो धरातल पर 3 किलोमीटर दूर गिरती है। इसके प्रक्षेप के कोण का समायोजन करके क्या 5 किलोमीटर दूर स्थित किसी लक्ष्य का भेद किया जा सकता है? गोली की नाल मुख चाल को नियत तथा वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानिए। तो नाल मुख चाल मतलब जो राइफल की नली है उसमें जो गोली चल रही है उसकी चाल को हमें एक समान मानना है, यानी नियत मानना है तथा वायु के प्रतिरोध को नगण्य मान लेना है। तो क्वेश्चन को देखिए फिर पढ़ लेते हैं।
कह रहा है कोई गोली 36 से 30 डिग्री के कोण पर दागी गई है। तो देखिए 36 से, इसमें फिगर नहीं बनाया गया है, तो 36 से 30 डिग्री के कोण पर दागी गई है। मान लीजिए ये 36 है तो ये 30 डिग्री, अगर यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दें तो ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री कोण पर दागी गई और वो धरातल पर 3 किलोमीटर दूर गिरती है। ये दूरी 3 किलोमीटर है। ये ए मान लिया जाए, ये बी मान लिया जाए, इसको बी मान लें तो ये जो है हमारा ये 3 किलोमीटर है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि अब इसका जो प्रक्षेप कोण है इसको समायोजित कर लिया जाएगा। तो क्या 5 किलोमीटर कोई वस्तु स्थित हो तो गोली से निशाना लगा के उसको मारा जा सकता है? तो हमने देखिए ये पढ़ा था कि 45 डिग्री पर सबसे ज्यादा परास होता है, यानी ए बी वाला ये दूरी 45 डिग्री पर सबसे ज्यादा हो सकती है। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए प्रक्षेपण कोण थीटा हमको 30 डिग्री दिया गया है। क्षैतिज परास आर कितना है? ए बी हमारा 3 किलोमीटर था तो इसको मीटर में बदला तो 3000 मीटर हो गया। अब क्षैतिज परास का फार्मूला लगा दिया गया तो आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ये फार्मूला होता है, यानी यू स्क्वायर अपान जी, यू स्क्वायर अपान जी ये इधर आ गया तो आर अपान साइन 2 थीटा हो गया। तो यू स्क्वायर अपान जी बराबर 3000, आर हमारा रेंज जो है यह परास 3000 है अपन साइन 2 थीटा। तो 30 डिग्री है थीटा तो 2 का गुणा होगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया 3000 बटे साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यू स्क्वायर अपान जी बराबर, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 6000 हो गया बटे √3। ये समीकरण 1 हो गया। अब कह रहे हैं जब गोली को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तब इसका क्षैतिज परास अधिकतम होगा। तो मैक्सिमम परास यानी अधिकतम परास निकाल लें। अगर वो 5 किलोमीटर आता है तो हम उसको भेद पाएंगे, नहीं 5 किलोमीटर दूर स्थित वस्तु को राइफल से नहीं भेद पाएंगे। तो आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। हम मैक्सिमम के लिए थीटा 45 डिग्री रखेंगे तो थीटा की जगह 45 डिग्री रख दिया गया और साइन 45 दूरी 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये आ गया आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपान जी, क्योंकि यहाँ पर 1 रखेंगे तो यू स्क्वायर में 1 का गुणा करेंगे तो यू स्क्वायर ही होगा। तो ये हो गया यू स्क्वायर अपान जी जो है हमारा ये आया है। तो 6000 बटे √3 यानी 2000 √3 बराबर 3464 मीटर। तो 3464 मीटर हमारी मैक्सिमम परास है, यानी अधिकतम परास है कि इतनी दूर तक गोली जा सकती है, क्योंकि 45 डिग्री के कोण पर अगर फेंका जाए तो अधिकतम परास यानी अधिकतम दूरी तक जा सकती है। तो ये दूरी 3464 मीटर आ गई, यानी 5 किलोमीटर से कम है, इसलिए 5 किलोमीटर दूर स्थित वस्तु को हम लोग नहीं दाग सकते। अतः गोली को उसी नालमुख चाल से 5000 मीटर की दूरी तक नहीं दागा जा सकता। अब क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अब क्वेश्चन नंबर 30 अगले लेक्चर में करेंगे।